जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आप सबको पता है कि हम नरेशन का सीरीज चला रहे थे और यह चैप्टर एक बहुत ही लंबा चैप्टर है और आप लोगों को हम इससे पहले 3 सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है नरेशन में, ये भी हम आपको बताए। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ये भी हम बताए। अभी हाल ही में हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। इम्परेटिव में लेट से बनने वाले सेंटेंस को कैसे नरेशन बनाया जाता है, हम ये भी आप लोगों को बताए थे। आज बच्चों बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि आखिर किस तरह के सेंटेंस को जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है और यह सेंटेंस कब बोला जाता है और कैसे बोला जाता है। समझ आई बात ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब कि वह सेंटेंस जिसमें इच्छा या वरदान का भाव प्रकट होता है, हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस पढ़ें सबसे पहले उसका मतलब अच्छी तरह हम जान लें कि आखिर किस तरह के सेंटेंस को जो है हम ऑप्टेटिव कहेंगे या किस तरह के सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ताकि सेंटेंस को पहचानने में किसी भी तरह का कोई हमको दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे सामने जो भी सेंटेंस आएगा नरेशन के लिए, आप सबको पता है कि 5 सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि किस तरह का सेंटेंस आया है, यानी किस तरह के सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट में जो है हमको चेंज करना है। समझ वाली बात ना। तो ये तमाम चीज़ों को जो है देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसीलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह के वाक्य को कहा जाता है। तो अभी भी हम एक पॉइंट आपको क्या बताएं कि जिस सेंटेंस में इच्छा या वरदान का भाव प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक ना। दूसरा जो है पॉइंट है कि वह सेंटेंस जिसमें प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और पॉइंट होता है वह सेंटेंस जिसमें श्राप या अभिशाप का भाव प्रकट होता है, हम उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। श्राप का मतलब क्या होता है, श्राप दे देना, या शाप या अभिशाप, ये तीनों शब्द क्या है, एक ही होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या निकला कि ऐसा सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें इच्छा हो या वरदान का भाव दिखाई दे रहा हो या उसमें प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है या श्राप का भाव या शाप या अभिशाप का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर ना। यानी सभी लोगों को समझ में आ गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहीं न कहीं एक इच्छात्मक होता है, कहीं न कहीं इसमें एक वरदान का भाव भी दिखता है, कहीं न कहीं प्रार्थना भी दिखेगा और कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आएगा जिसमें कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता हुआ दिखाई देगा। समझ रही बात ना। ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द सेंटेंस इन विच एक्सप्रेस द एनी वर्शिप आर प्रेयर आर विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, इच्छा या वरदान या प्रार्थना या श्राप का भाव प्रकट होता है, हम ऐसे ही सेंटेंस को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर ना। ये अभी तक हम लोग क्या जाने कि किस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव कहा गया। ठीक। और आप सबको पता है कि हर सेंटेंस के आने का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी हाल ही में हम लोग पढ़ रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस, हम उसमें भी बताए कि आखिर इम्परेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होगा, असर्टिव का शुरुआत कैसे होता है, इंट्रोगेटिव का शुरुआत कैसे होता है, उसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी एक शुरुआत होता है। तो आप देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखे होंगे कि सबसे पहले कौन आता है, में लगा होता है। इसके बाद जो है वहाँ एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, वो भी किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में होता है। उसके बाद फिर यहाँ ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में अदर, और लास्ट में यहाँ देखेंगे तो एक मार्क लगा हुआ है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, जो लास्ट में लगा होता है। समझ आ गया ना। तो हमारे कहने का मतलब कि में से सेंटेंस शुरू हो और लास्ट में यह चिन्ह लगा है तो 100% वह सेंटेंस क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक ना। ऐसे ही सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि सेंटेंस पर ज़्यादा हम बल क्यों दे रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझें
और नरेशन में आप सबको पता है कि जब सेंटेंस बदलता है तो नियमों में अंतर हो जाता है। समझ आ रही बात ना? क्योंकि असल्टिव का नियम अलग हम बताए थे, इंट्रोगेटिव का नियम अलग होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ जाता है कि आखिर किस तरह का सेंटेंस है, और नियमों में जो अंतर होता है वह अंतर आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, केवल 2 जगह से दिखता है। पहला अंतर आपको देखने को मिलेगा कि यानी इसके अंदर जो शेड है, ये शेड किस तरह का चेंजिंग लेगा, किस में बदलेंगे। और दूसरा वाला जो अंतर होता है कि इसके अंदर जो कंजक्शन होता है वह कंजक्शन क्या लगेगा। यही 2 जगह अंतर होता है। बाकी का अंतर तो बाकी का जो रूल होता है वह सारा रूल असल्टी में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, बाकी सब कुछ वही होता है। समझ आ गया ना? यानी आप सबको समझ में आया। यदि आप लोगों से कोई पूछे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें इच्छा या वरदान या प्रार्थना या श्राप का भाव प्रकट होता है, हम उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सेंटेंस जो इच्छा या वरदान या प्रार्थना या श्राप शो करता है या प्रकट करता है, ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे अच्छी और सबसे आवश्यक चीज़ अब जान लो, यह सेंटेंस कब बोला जाता है और कौन बोलता है, इसको भी देखो। यानी कहने का मतलब, यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं या किसी को नमस्कार करते हैं तो वह व्यक्ति उसके बदले में कुछ कहता है। समझ आ रही बात ना? जैसे मान लो हम किसी को नमस्कार किए या कोई अच्छा काम करते हैं तो आदमी कहता है कि जुग जुग जियो, या आशीर्वाद देता है। समझ आ रही बात ना? वह वरदान देता है या अपने इच्छाओं को प्रकट करता है। जैसे कहेगा कि गॉड मे यू गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान तुम्हारा भला करे, तुम पास हो जाओ, है ना, तुम सफल हो जाओ। इस तरह की बातें बोली जाती है। और कब बोली जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो उसके बदले में जो बोले जाने वाला सेंटेंस होता है वह सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव होता है। और कभी कभी हम किसी को तंग कर देते हैं, किसी को दुखी कर देते हैं, तो वही आदमी क्या करता है, श्राप दे देता है, कहेगा कि तुम सब नर्क चले जाओ। ये ऐसा सेंटेंस क्या है, ये श्रापित सेंटेंस होता है। समझ आ रही बात ना? तो ऐसे श्राप दे दिया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि यह कब बोला जाता है, ये भी आप लोग देखें कि हर बार कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो जिससे दुखी हो जाता है तब कुछ श्राप जैसा वाक्य दे देता है, या उसके कामों से देख करके प्रसन्नचित हो जाता है तो बदले में वरदान देता है या अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। समझ आ गया ना? ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव को कैसे जानोगे कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये हम आपको बताएं कि यह शुरू किससे होता है, में से शुरू होता है, और लास्ट में क्या लगा होता है, यह मार्क लगा होता है। इस मार्क को भी देखना आवश्यक होता है, क्योंकि में से शुरू होने वाले वाक्य केवल ऑप्टेटिव ही नहीं होते हैं, कभी कभी इंट्रोगेटिव में भी दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या ये भी ऑप्टेटिव है? यह ऑप्टेटिव नहीं है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है। यानी यहाँ चिन्ह इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहेगा, तब क्या कहोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहोगे। और जब यह चिन्ह लगा होगा तो आप ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हो। सबको समझ में आ गया ना कि ऑप्टेटिव किस तरह का वाक्य होता है। अब हम बात करेंगे इसके नरेशन की, यानी ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं। और सबसे आवश्यक चीज़ है कि जब सेंटेंस बदलता है तो आप सबको पता है कि उसके नियमों में थोड़ा सा अंतर होता है। और वह थोड़ा सा अंतर कहाँ कहाँ होता है उसको देखो। पहला अंतर ये होता है कि शेड का परिवर्तन हम किस में करते हैं, ये हम पहले जानते हैं। अभी हाल ही में हम लोग इम्परेटिव पढ़े थे, तो इम्परेटिव में हम शेड को 3 तरह से बदले थे, जैसा भाव था वैसा चेंजिंग हुआ। क्लियर ना? तो सेम वही चीज़ यहाँ भी आएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये जो शेड आप देख रहे हो ना, इस शेड का परिवर्तन किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है। जैसा भाव रहेगा हम वैसा चेंजिंग यहाँ पर कर लेते हैं। अब भाव कैसे पता करेंगे, ये इसमें ये इतना भाव आता है, लगभग 3 ही भाव आता है। ये इच्छा या वरदान हम एक ही में कह दिए, एक प्रार्थना हो जाता है और ये क्या होता है, श्राप वाला हो जाता है। क्लियर ना? और दूसरी बात देखो, इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, ये केवल 2 बातों को जानना होता है।
कंजक्शन के बाद का जो चेंजिंग होता है ये असर्टिव वाला चेंजिंग होता है। अब आप कहेंगे कि असर्टिव वाला चेंजिंग क्या है? असर्टिव सेंटेंस में जैसे आप प्रोनाउन को बदले थे, जैसे आप टेंस का चेंजिंग किए थे, जैसे समय सूचक शब्दों का चेंजिंग किए थे, वही काम यहाँ भी करना। इसमें कुछ नया नहीं है। नया आपको क्या मिलेगा? केवल सेड को कैसे बदला जाएगा, तो ये भी जान गए, भाव से बदला जाएगा। इसका कंजक्शन क्या है? कंजक्शन हम लोगों का पुराना ही शब्द है, कौन है? दैट ही है। क्लियर ना? तो सेंटेंस जब बदलता है तो नियमों में अंतर हो जाता है, तो वह अंतर कहाँ होगा ये आप सबको समझ में आ गया ना। पहला अंतर कहाँ होगा? सेड के परिवर्तन में, और दूसरा अंतर कंजक्शन क्या लगाते हैं। केवल दो बातों को हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें सेड का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? समझने के लिए आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं लेना है। समझ वाली बात ना, जो मन में आए आप 100% आप क्वेश्चन करें ताकि हम उन चीज़ों को समझा सकें। समझ वाली बात ना। तो आइए देखते हैं, अभी भी हम आपको बता रहे थे कि इसमें सेड का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि हमारे सेंटेंस में इच्छा या वरदान का भाव प्रकट होता है तो सेड का परिवर्तन बच्चों किस में किया जाता है? विशेष में। ये आपका पहला चेंजिंग हुआ, याद हो गया ना। दूसरा चेंजिंग क्या है कि यदि प्रार्थना का भाव आता है तो सेड का चेंजिंग किया जाता है किसमें बच्चों? प्रेड में। ये आपका दूसरा चेंजिंग हो गया। यदि हमारा सेंटेंस में श्राप या अभिशाप का भाव प्रकट होता है तो हमारा सेड का परिवर्तन होता है किसमें? कर्स्ड में होता है। इन तीन बातों को आप ध्यान देंगे। समझ आ गया ना। हमको उम्मीद है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे कि यदि इच्छा या वरदान का भाव प्रकट होगा तो हमारा सेड जाएगा किधर? विष्णु में जाएगा। यदि हमारे सेंटेंस में प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो सेड का परिवर्तन किस में किया जाएगा? प्रेड में किया जाएगा। क्लियर ना। यदि सेंटेंस में श्राप या अभिशाप का भाव प्रकट होता है तो सेड का परिवर्तन होता है किसमें? कर्स में। और आप जान चुके हो इसके बाद आता है कौन? ऑब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ हम लगा लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में हम कुछ और भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब एग्जाम्पल देंगे तब, ठीक ना। इसके बाद जो है यहाँ हमारा कंजक्शन कौन लगता है? डैट। तो यही दो पॉइंट हमको देखना था। पहला पॉइंट क्या था? सेड का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। तो हम लोग ये भी जान गए कि हमारा सेड कैसे चेंज होगा, ठीक ना। देखिएगा, इम्परेटिव से नीचे जब हम बढ़ते हैं, इम्परेटिव से नीचे आने का मतलब क्या है? इस यहाँ तक असर्टिव हो गया और इंट्रोगेटिव में सेड का परिवर्तन एक तरफा हुआ है। हम आपको एक बार बताए कि सेड को आप टोल्ड कर लो, किसमें? असर्टिव में आप करते गए। कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना था, ये सारी चीज़ों को बताया गया। इंट्रोगेटिव में भी सेड का जो परिवर्तन था ये भी एक तरफा परिवर्तन था। हम एक बार बता दिए कि सेड को आस्ट में कर दो, आप करते ही गए। उसी तरह इम्परेटिव में हम ऐसा नहीं कहे। हम इम्परेटिव में सेड का परिवर्तन एक तरफा नहीं बताए। हम क्या बताए कि वहाँ सेड का परिवर्तन किससे होगा? भाव से होगा। जैसा भाव था हम वैसा करते गए। और वही चीज़ यहाँ भी है। ऑप्टेटिव में जो सेड का परिवर्तन होगा इनके भाव के अनुसार होगा। यदि हमारे सेंटेंस में वरदान या इच्छा आएगा तो हम वहाँ क्या करेंगे? विश लगाएंगे। प्रार्थना का भाव आएगा तो हम वहाँ पर प्रेड करेंगे, और श्राप का भाव निकलता है तो यहाँ पर कर्स करेंगे। अब समझिए हम कैसे जानेंगे। सबसे मज़ेदार बात है, कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ हमारा सेंटेंस जो है इच्छा या वरदान का होगा। ये वाला तो जान जाओगे, श्राप वाला तो समझ में आएगा। हमेशा विनाश की बात होती है। श्राप में किसका बात होगा? हमेशा विनाश की बात होगा। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोला जाएगा कि जिसमें कोई चीज़ पतन होते हुए दिखेगा। तो ये वाला मैटर तो हम लोग जान जाते हैं। दो समस्या है हमारे पास। एक समस्या क्या? इच्छा है, और एक वरदान। दोनों एक ही में हम लिखे हैं। और एक हमारा क्या है? प्रार्थना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब प्रार्थना की जाती है और कब जो है इच्छा या वरदान होगा? तो अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ का जानकारी जो है हम सीधे सीधे कहाँ चलेंगे? हम स्पीकर के साथ चलते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब हम कोई बात या कोई भी इच्छा हम स्वतः निकालते हैं, हम यदि बोलते हैं
तो ऐसे भाव में इच्छा होता है या वरदान होता है। और जब किसी मैटर को बोलते हम ही हैं लेकिन बीच में भगवान को ला करके यदि कहते हैं तो वहाँ पर भाव क्या होता है? प्रार्थना। जैसे समझिएगा, आप हमको नमस्कार किए, हम कहे कि आपका भला हो, हम एक सेंटेंस कहें क्या? आपका भला हो। तो इस समय हम अपना वाक्य बोले हैं, हम भगवान से मदद लिए नहीं लिए, हम अपना सेंटेंस कहें कि तुम्हारा भला हो। इसी बात को हम ऐसे यदि कहे होते कि भगवान करे कि तुम्हारा भला हो, तब इसमें क्या होगा? यानी हम अपने ही बात को बोले हैं और बोलते समय हम भगवान से प्रार्थना तब कहे हैं कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। समझ रही बात ना? भगवान करे तुम्हारा भला हो। ऐसा वाक्य जब बोला जाता है, यानी जब किसी भी मैटर को, किसी भी इच्छा को भगवान से कह कर जब बोला जाता है तो वहाँ भाव हमेशा किसका होता है? प्रार्थना होता है। और जब बिना भगवान को लिए हम बोल देते हैं तो वहाँ भाव क्या होता है? इच्छा होता है। समझ में आया सबको ना? अब ध्यान से समझिएगा, हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, आप बताएंगे कि भाव क्या है। हम कहें तुम्हारा भला हो, इसमें क्या भाव होगा? इसमें इच्छा। क्यों? क्योंकि हम खुद कहे हैं, हम भगवान से नहीं कहे हैं। हम इसको ऐसे कहे होते हैं कि भगवान करे तुम्हारा भला हो, तब ये प्रार्थना। क्योंकि सेंटेंस वो भी हमारा ही है, उसको भी हम ही कह रहे हैं, लेकिन हम भगवान से बोल करके कह रहे हैं कि भगवान करे कि तुम पास हो जाओ। समझ वाली बात ना? नहीं, भगवान की महिमा से तुम पास हो जाओ। तो जब किसी मैटर को भगवान को ले करके जब बोला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रार्थना होता है। और जब किसी मैटर को हम खुद बोलते हैं तो वहाँ पर भाव क्या होता है? इच्छा होता है। और श्राप तो जानते ही हो, है ना? तुम फेल हो जाओ, ये क्या है? ये श्राप है ना? तुम सब नर्क चले जाओ, ये क्या है? ये श्राप ही है ना? तुम्हारा घर गिर जाए, ये क्या है? श्राप ही है ना? तो ऐसा सेंटेंस जब बोला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? श्राप होता है। आइए एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं और आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या भाव है। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी समझने में? यानी आप लोगों से कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता लोगे ना? किसी भी मैटर को पढ़ा जाता है तो एकदम उसको अच्छे ढंग से पढ़ा जाता है। यानी यदि कोई पूछे तो हम जो है साफ साफ बता लें। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि हम यदि किसी टॉपिक को पढ़े हैं और आवश्यकता पड़े तो उसको पढ़ा लें। जैसे हम 12th में पढ़ रहे हैं तो हमको कम से कम 10th तक तो पढ़ा ही लेना चाहिए, इतना कैपेसिटी रहना चाहिए, तब तो आप पढ़ करके आए हो। समझ रही बात ना? आप नहीं पढ़ा पा रहे हो इसका मतलब कि ऐसे तैसे आप पढ़े हो। तो हम यही चाहेंगे कि आप ऐसा पढ़ करके जाओ कि आप 10th की नहीं, आप 12th में पढ़ रहे हो तो 11th तक का पढ़ा लो। ऐसा कोशिश रहना चाहिए। इस तरह से जब पढ़ोगे तब, ठीक ना? आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि राम सेड टू मी है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ हम कह दिए कि मे यू लीव लॉन्ग है। पहले इस सेंटेंस का मतलब आप समझ लीजिए कि आखिर सेंटेंस का मतलब क्या होता है। मे यू लीव लॉन्ग, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में जो है हमको चेंज करना। हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जब कभी भी शुरू होता है तो किससे शुरू होता है? कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव है कि कोई और है? तो हम आपको क्या बताए कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? मे से। देखो मे यहाँ पर आया हुआ है, आया है ना? इसके बाद कौन आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन है? यू है। इसके बाद वर्ब के जगह पर देखो क्या है? लीव है। और ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या है? लॉन्ग आया हुआ है। तो हमारा सेंटेंस है कि मे यू लीव लॉन्ग। कौन बोला है? राम बोला है। राम मुझसे कहा है कि मे यू लीव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। ये हमारा सेंटेंस है। क्लियर? इसको ऐसे भी हम कहते हैं दीर्घायु भव, यानी चिरंजीवी भव, है ना? ये कब बोला जाएगा? कि जब कोई आदमी किसी को अपने कामों से प्रशंसित कर लेता है या किसी को नमस्कार कर देता है तो वह बदले में आशीर्वाद देता है। क्या देता है? कि तुम लंबे समय तक जियो या चिरंजीवी भव, ऐसे बोला जाता है ना। तो ऐसे ही वाक्यों को कहा गया है क्या? मे यू लीव लॉन्ग। तो आप बताएंगे कि इस समय हम पढ़े हैं कि सेड का परिवर्तन भाव से होगा ना। 3 तरह से परिवर्तन हम बताए कि यही सेड विस्ट में भी होगा, यही सेड आपका प्रेड में भी गया था और यही सेड गया था किसमें? कर्सर में। तो आप बताएं कि भाव इसमें क्या है? इसमें भाव क्या? इच्छा। कैसे हम जाने
क्योंकि इसमें कहा है कि ये कह रहा कि मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भव या चिरंजीवी भव। हम कहें इसको ऐसे, हम कहे होते कि भगवान करे कि तुम लंबे समय तक जियो, तब प्रार्थना हो। लेकिन भगवान नहीं ना है यहाँ पर, जो भी हम बोले हैं हमारा स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर भाव क्या है, विश का है। तो हम सेंटेंस को बदलेंगे तो लिखा जाएगा क्या, राम विशड। और एक बात सबसे आवश्यक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, यह सेंटेंस औरों से कुछ अलग होगा। अलग क्या है, देखिएगा, ये इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना बच्चों, तो ऑप्टेटिव में ऑब्जेक्ट वाला प्लेस यहाँ लिखा नहीं जाता है। क्या समझे आप लोग, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है ना, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सही नियम तो यही है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ हम लिखते नहीं है। हम हर सेंटेंस में क्या करते गए कि जो ऑब्जेक्ट था उसको लिख रहे थे। जैसे इसको हम बनाते तो यहाँ पर मी लिखते कि नहीं लिखते, ठीक। इन दोनों को हम जोड़ते किससे, डायरेक्ट से इसको हम जोड़ लेते। तो इसमें समझना क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ का जो प्लेस ऑब्जेक्ट यदि दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो हम इसको लिखते यहाँ पर नहीं है, इसको हम खाली रखेंगे। बनेगा क्या कि राम विशद, और सीधे हम पहुँचेंगे कहाँ, डायरेक्ट पर। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। यदि लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाता है, लेकिन यदि सही नियम की बात करें तो नहीं लिखा जाता है। हर सेंटेंस का एक अपना अपना रूल होता है, समझ रही बात ना। अपने रूल से हम लोग चलेंगे तब नहीं लिखेंगे, और यदि लिख भी दिए हैं तो वह हमारे एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। यदि चाहेगा तो सही भी कर देगा, एकदम रूल पर चलने वाला व्यक्ति होगा तो वह आपका नंबर यहाँ से काट भी सकता है। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि जो हमारा रूल है हम उस रूल को फॉलो करते हुए चलें, ठीक ना। इसके बाद देखिए डायरेक्ट तक आ गए हैं, और डायरेक्ट के बाद हमको क्या करना है, अब इसको समझिएगा। कंजक्शन देने के बाद इस सेंटेंस का यूज आप कर दीजिए। इसमें से जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पहले लाकर यहाँ फुल स्टॉप करिए। देखिए ये सेंटेंस का मॉडल क्या ऑप्टेटिव था, ऑप्टेटिव को हम बदल दिए किस सेंटेंस में, असर्टिव का मॉडल दे दिए। इसमें से सबसे पहले हम किसको लाए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें देखो कौन है, यू है, और यू आपको पता है कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जो बदलता है किससे, ऑब्जेक्ट से बदलता है ना। तो हम कहे कि इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा ही नहीं जाता है, तो हम बदलेंगे कैसे। हमारे क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो आप इस यू को यहाँ से बदल करके यहाँ ला दिए, तो हम क्या लाएंगे तब, आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट में था और यहाँ गया है तो इनसे क्या मांगा है, सब्जेक्ट मांगा है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद हम किसको लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन है, मे। तो आप सबको पता है कि नरेशन में टेंस भी बदलता है, तो मे का जब पास्ट टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो वर्ब है लीव, और फिर यहाँ पर लॉन्ग, और सबसे आवश्यक चीज़ देखो यह चिन्ह बदल जाता है किसमें, फुल स्टॉप में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। सबको समझ में आया, एनी प्रॉब्लम किसी को, लग जाएगा सभी लोगों से ना। तो इस समय भाव क्या था, इच्छा या वरदान का भाव था, तो हम सेड को यहाँ पर बदले हैं किसमें, विश्ड में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसमें हमारा भाव जाएगा किसमें, प्रेड में जाएगा। आइए उसको थोड़ा देखा जाए। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है ही सेड टू मी है, और यहाँ पर आ गया कि मे गॉड ब्लेस यू है। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए यहाँ पर गॉड आ गए, ईश्वर आ गए। ये कह रहा है कौन, ही मी से कहा, वह मुझसे कहा, और क्या बोला कि भगवान तुम्हारा भला करे। इसी को ऐसे बोला था कि तुम्हारा भला हो, तब यहाँ इच्छा होता, तब हम वहाँ सेड को बदलते किसमें, विश्ड में। लेकिन यहाँ ये कहा कि भगवान करे कि तुम्हारा भला हो, यानी भगवान तुम्हारा भला करे। हम ही बोले हैं
लेकिन ईश्वर को माध्यम मान करके, यानी भगवान से कह करके के अपनी बात को कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भाव आपका क्या होगा, प्रार्थना का। तब हमारा क्वेश्चन बनेगा, सेड को तब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेड। और आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे किससे, डायरेक्ट से, ठीक। और डायरेक्ट से जोड़ने के बाद सीधा कर लो, अब इस सेंटेंस को सीधा करेंगे। तो जब कोई सेंटेंस सीधा होता है तो अफर्मेटिव में जाएगा। अफर्मेटिव में सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। देखो कौन है सब्जेक्ट, गॉड। तो हम यहाँ पर आ गए किस पर, गॉड। इसके बाद हम किसको ले लिए, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से मे जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और माइट के बाद फिर हम किसको लेंगे, वर्ब। तो इसके बाद हो जाएगा ब्लेस। आई यू आपका देख लीजिए ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन है यहाँ पर। और सबको पता है कि सेकेंड पर्सन का चेंजिंग कहाँ से करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं, ठीक ना। तो वह उसका पोजीशन देखिए, वह क्या बन करके आया है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जब आएगा तो क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट ही मांगेगा। तो अब यू के जगह पर हम यहाँ पर लिख दिए क्या, मी। और उसके बाद चिन्ह भी बदल गया किसमें, फुल स्टॉप में। तो यू के जगह पर मी का आना, ये कितने लोगों को समझ में आया, सभी लोगों को आ गया। एनी प्रॉब्लम, तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा है, समझ में आया कैसे आया है। यानी ये क्या था, सेकेंड पर्सन है, हम नियम जानते हैं कि यू का चेंजिंग कहाँ से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। और जब ये पहुँचा है यहाँ पर तो क्या मांगा है, इनसे ऑब्जेक्ट ही मांगा है। और ये खुद थे क्या, ऑब्जेक्ट थे, इसलिए वहाँ यू की जगह पर क्या हो गया है, मी हो गया, ठीक। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भाव क्या था, प्रेड था। इसलिए इस सेंटेंस को जो है हम यहाँ पर प्रेड में जो है क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चेंज किए हैं, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लगा लोगे सभी लोग। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बना कि ही प्रेड, यहाँ ए है, आप ध्यान दीजिएगा छोटा सा है, ही प्रेड है, ऑब्जेक्ट को हम लिए नहीं, और डैश से सेंटेंस को जो है यहाँ पर जोड़ करके हम यहाँ दे दिए, ठीक ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन जिसमें जो है भाव जो है आपका जाएगा किसमें, श्राप में जाएगा। आइए इसको थोड़ा देखा जाए। एक क्वेश्चन है, द हर्मिट सेड है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर हम दे रहे हैं, लिखा है कि मे यू ऑल गो टू हेल है, मे यू ऑल गो टू हेल। अब इसका अर्थ पहले निकाल दीजिए। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि द हर्मिट सेड है। हर्मिट में साधु होता है, महंत होता है, ऋषि होता है, तपस्वी होता है। यानी ये क्या बोला है कि साधु कहा, क्या बोला कि मे यू ऑल, तुम सभी गो टू हेल, नर्क जाओ। कह रहा तुम सभी कहाँ जाओ, नर्क जाओ। अब बताओ, आशीर्वाद दिया है, ये क्या दिया है, ये श्राप दिया है। तो यहाँ जब श्राप हो गया तो आपको पता हो गया ना कि यहाँ हम चेंजिंग अब किस में करेंगे, कर्स्ड में। तब हमारा क्वेश्चन बनेगा कि द हर्मिट, और यहाँ हम बदलेंगे क्या, कर्स्ड में, ठीक। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे किससे, डायरेक्ट से जोड़ लेंगे। और आपको पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट हम देते ही नहीं है, क्वेश्चन में रहता है तब भी नहीं लिखते हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि जब इसमें यू आ जाता है तो आप सबको पता है कि यू का चेंजिंग हम करते कहाँ से हैं, ऑब्जेक्ट से ही करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और दिया भी रहता तब भी हम लिखते हैं ये नहीं है। ये भी एक समस्या यहाँ पर है कि दिया हुआ ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट भी रहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यू को आपको बदलना है। तो इसलिए इसका भी रूल आप लोग पढ़े बहुत पहले कि इधर कहीं यू आया हुआ हो और इधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो आप उस यू को एक ऑब्जेक्ट मान करके आप लगा लेते थे, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते थे, और रखने के बाद यहाँ लिखते भी थे। अन्य क्वेश्चनों में आप देखिए पीछे, और उसी से बदल करके आगे जाते थे। लेकिन यहाँ का विधि यह है कि ऑब्जेक्ट हम लेते ही नहीं है, तो हम यू को बदलने के लिए यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को खोजेंगे ना यहाँ पर, तो अब ऑब्जेक्ट आप तो स्वतंत्र हो, किसी को भी रख सकते हो,
लेकिन थोड़ा इस यू के आगे बढ़ना, यू के आगे जब जाओगे तो इसके पास एक और शब्द लगा है, कौन? आल। यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि यू में केवल तुम नहीं है, कई लोग वहाँ पर है, तुम सबकी बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ हम जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखेंगे जो 100% प्लूरल हो, जिसमें संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन होता है? देम होता है। किसको रखते हैं? देम। तो जबकि देम मान लेंगे लेकिन अपने क्वेश्चन में दिखाएंगे नहीं, ये हमारे माइंड की बात रहेगी। समझ आ गया ना? तो हम इस यू को बदलेंगे कहाँ से? देम से। तो देम से जब बदलेंगे बच्चों तो यहाँ पर तब क्या आएगा? दे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आल। आल के बाद अब कौन आता है? उसका हेल्पिंग ऑफ ना आता है। तो हेल्पिंग ऑफ कौन है? में। क्योंकि कंजक्शन देने के बाद क्या करते हैं, यही समझना होता है। तो कंजक्शन के बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट देते हैं, हेल्पिंग ऑफ देते हैं, वर्ब देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं, अदर, ये फुल स्टॉप लग जाता है। यही ना सबको पता है। तो देखो कंजक्शन के बाद हमको देना क्या था? सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट पर दे आल रखे। यहाँ क्या था? यू आल था। तो हम यू के जगह पर दे आल क्यों रखे? यह चीज़ सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट माने हैं, हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया था। हम यहाँ क्यों देम माने हैं? केवल इसके वजह से। ये आल शब्द नहीं रहा होता तो हम किसी को भी ऑब्जेक्ट ले सकते थे। हम मी मान लिए होते, हिम को भी ले लिए होते, हिम लिए होते तो यहाँ ही आया होता, मी यदि लिए होते तो यहाँ पर क्या आता? आई आता। लेकिन हम हिम को या मी को नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ बगल में एक शब्द लगा था, कौन? आल, जो शो कर रहा था कि वहाँ के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा शो करने वाला शब्द कौन होता है? देम होता है। इसीलिए देम को मान करके हम क्या लाए? दे। तो यहाँ तक हम आई गए। हेल्पिंग ऑफ आपको देना था तो मे का जब पास्ट टेंस हम करेंगे तो क्या आएगा? माइट हो जाएगा। और माइट के बाद हम क्या लेते हैं? वर्ब। तो वर्ब क्या है? गो। और इसके बाद टू, और इसके बाद यहाँ हेल्प, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा सबको समझ में आया ना? सबसे पहला काम क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बढ़िया से पहचानेंगे। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? में से शुरू होता है। और में से शुरू होकर के लास्ट में वह मार्क लगा होता है। और हम यहाँ सेड का चेंजिंग जो है 3 तरह से करेंगे। यदि हमारे क्वेश्चन में जो है इच्छा या वरदान का भाव प्रकट होगा तो हम सेड का परिवर्तन किस में करेंगे? विष्ट में करेंगे। क्लियर ना? यदि हमारे सेंटेंस में प्रार्थना का भाव होगा तब यहाँ हम अस भी रख सकते हैं, क्योंकि अस भी हमारा शुद्ध रूप से बहुवचन होता है। देखो हम लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं। हम बार बार हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं। तो हम का मतलब हम ही नहीं है, हमारे साथ है जितने लोग बैठे हैं सब लोग हम में हैं। ठीक। और यूज होता है केवल तुम होता है, एक आदमी को शो करता है, लेकिन फिर भी उसमें तुम लोगों का भाव आता है, इसलिए उसको भी हम क्या कहते हैं? बहुवचन ही मानते हैं। अंग्रेजी में आई को भी बहुवचन माना गया है। आई मीन्स मैं जा रहा हूँ, मैं अपने आप को शो कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट में आई जो होता है बहुवचन होता है। और वही आई जब इंटर करता है किसमें? पास्ट में, तब क्या होता है? एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? पास्ट में आने पर एक वचन हो जाता है। यानी वाज और वर का यदि प्रयोग आप देखेंगे तो आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है कि वर लगता है? वाज एक वचन की सहायक क्रिया है और वर क्या है? बहुवचन की सहायक क्रिया है। तो यह वाज ये शो करता है कि आई को पास्ट में एक वचन मान लिया गया और प्रेजेंट में माना गया क्या? बहुवचन। क्योंकि डू और डज का यूज देखो, डू और डज में आई के साथ किसका प्रयोग होगा? डू, क्योंकि डू बहुवचन की सहायक क्रिया है। तो हम प्रेजेंट में आई को क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे कि बहुवचन कहेंगे? बहुवचन कहेंगे ना। तो हम चाहेंगे तो देम भी रख सकते हैं, हम चाहें तो अस रखते, यदि तो अस रखते तो यहाँ पर क्या आता? वी आता। तब लिखते यहाँ पर वी ऑल माइट गो टू हेल, हम सभी नरक जाए, ऐसे ही आता। समझ में आया ना? तो आप लोगों के सामने आज का सेंटेंस क्या था? ऑप्टेटिव था। ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बदलाया जाता है, इसमें हम आपको जो है सेड का परिवर्तन कैसे हुआ ये भी हम बताएं।
इनका कंजक्शन क्या लगा ये भी हम चर्चा किए। और इसमें एक बात और हम बताए कि इसके वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको लिखा नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन हमारे प्रोनाउन में हमेशा यू ही आएगा। इधर यू को हम ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन में रहेगा उनसे बदल लेंगे, और यदि नहीं है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने माइंड में रख करके बदल लेते हैं। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम अपने माइंड में किसको लिए, देम, और यहाँ हम लिखेंगे नहीं, देम लिखे नहीं है, ये हमारे माइंड की बात है। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो जब इस दे को देखेगा तो वह जान जाएगा कि बच्चा बड़ा चालाक है, उस नियम का पालन किया है और अपने माइंड में किसको रखा है, देम को रखा है। यदि हम यहाँ आई लिखते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा कि हमारा बच्चा जो है यहाँ पर किसको माना है, मी को माना है। यदि यहाँ हम यू लिखे होते तो यहाँ पर हम किसको लिए होते, यू लिए होते। यह सब एग्जामिनर जान लेता है, समझ आ रही बात ना। तो यह चीज़ केवल ऑप्टेटिव में ही दिखाई देता है। तो बच्चों ऑप्टेटिव में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 तरह का मतलब 3 मॉडल का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। जिसमें पहला मॉडल ये आपको हम बताए, 2 मॉडल का क्वेश्चन और है, उसको जो है हम अगले एपिसोड में बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यही क्लास जो है बंद करेंगे, फिर कल मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। ऑप्टेटिव वाले ही सेंटेंस को फिर ले आएंगे जिसमें जो है कुछ डायरेक्ट विश किया जाता है, और उसमें जो है हम लोग सबसे खास एक चीज़ पढ़ेंगे। बहुत सारे सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं, गुड मॉर्निंग से शुरू होते हैं, गुड इवनिंग से शुरू होते हैं और गुड बाई से शुरू होते हैं। तो ऐसे बनने वाले जो वाक्य होते हैं उनको कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है, समझ आया ना। तो इसको हम अगले दिन देखते हैं। और लास्ट में जाते जाते फिर इस बात को कहेंगे कि यदि हमारा ये पढ़ाना हुआ टीचिंग आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।